जी क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल का रिवीजन ही मैंने एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करके बता दूँ। ये पूरा कोड है, ये पर्सन की क्लास है, इसकी 3 फील्ड्स मैंने रखी पब्लिक, फिर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने अपनी मर्ज़ी की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी। फिर मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि 3 इनपुट ले रहा है। 3 इनपुट क्या क्या ले रहा है? स्ट्रिंग, इंट एंड फ्लोट। एंड देन जो वैल्यूज उन लोकल वेरिएबल्स में पास होगी एस, सी एन एच, उनकी वैल्यूज को मैंने क्लास के वेरिएबल्स में सेट करवाया, नेम, सी एन आई सी एन, हाइट। फिर मैंने एक प्रिंट ऑल का मेथड बनाया जिसमें नेम, सी एन आई सी और हाइट को मैं प्रिंट करवा रही हूँ। आउटसाइड द क्लास, इस क्लास के बाहर एक और क्लास बनाई, उसमें मेन मेथड बनाया और उसमें डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप यूजर से इनपुट ली हुई वैल्यू सेंड करें, तो अगेन सिंपल है, आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लें। स्ट्रिंग चाहें तो स्ट्रिंग क्या करें, एन कर देते हैं। फिर हम कर देते हैं इंट सी एन आई सी के लिए, फ्लोट एच ई आई, ठीक है, हाइड कर दें। और फिर यहाँ पे यूजर से आप इनपुट ले लें, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर नेम कॉमा सी एन आई सी कॉमा एंड हाइट, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनपुट ले लें आप। एन है तो स्ट्रिंग इनपुट जाएगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। मैंने एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट करवा दिया, आप चाहें तो अलग अलग स्टेटमेंट में प्रिंट करवा दें। एंटर नेम और फिर नेम ले लें इनपुट। फिर मैंने नेक्स्ट लिया सी एन इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, एंड देन हमारे पास हाइट एच ई आई इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू सिंगल कंसोल डॉट रीड लाइन। यूजर से इनपुट ले लिया और ये जो यूजर इनपुट देगा वो वैल्यूज यहाँ सेट होंगी और फिर यही वैल्यूज आप यहाँ पे पास कर दें, वो वेरिएबल्स। तो वो जो यूजर ने इनपुट दिया होगा वो वैल्यूज पास हो जाएंगी, एन कॉमा सी एन कॉमा एच ई आई, ठीक है। तो जो आपने वेरिएबल्स की वैल्यू ली है, जो यूजर से इनपुट लिया है, वो वेरिएबल्स पूरे के उनकी वैल्यूज पास हो जाएगी। सो एन की जो वैल्यू यूजर रन टाइम पे देगा वो इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के एस में स्टोर हो जाएगी, सी एन की वैल्यू सी में और एच ई आई की वैल्यू एच में। इसको रन करके देख लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसने ऐसे ही चला दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी प्रिंट करवा दिया। थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए मुझसे वैल्यू मांग रहे हैं, नेम, सी एन आई सी एन, हाइट। लेट से मैं नेम कर देती हूँ रिदा, सी एन आई सी मैंने कर दिया 9874, ठीक है, और हाइट मैंने कर दी 5 4, एंटर। ठीक है, नेम कर देते हैं रिदा। सेकंड वाला इंटीजर रखा था 5874 और थर्ड वन जो है 5.5, ठीक है। इसने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया और कॉल करके यही फील्ड जो मैंने इनपुट दी थी उन्हीं को ऑब्जेक्ट 3 के लिए प्रिंट करवा दिया। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? आप इस तरह यूजर से ली हुई वैल्यूज भी कंस्ट्रक्टर में पास करवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये काम आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे करेंगे। प्रोजेक्ट में ऐसे करेंगे कि प्रोजेक्ट में आपके पास फॉर्म्स होंगे,
ठीक है, प्रोजेक्ट में फॉर्म होगा ना, जैसे एक लेबल लेंगे नेम का, उसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड होगी, फिर एक लेबल लेंगे CNIC का, उसके आगे टेक्स्ट फील्ड होगी, फिर एक लेबल लेंगे आप इसका हाइट का, और उसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड होगी, और नीचे एक बटन होगा ऐड का। ठीक है, कि यूजर ऐड हो रहा है, कोई नया पर्सन ऐड हो रहा है लेट्स से। तो फिर आप क्या करोगे कि सबमिट के बटन के क्लिक होने के बैक एंड पे क्या कोड करोगे, ये वाला कोड। ठीक है, कोड इस तरीके से करोगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग लोगे, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। और स्ट्रिंग की वैल्यू क्या रखोगे, जो वहां पे आपने टेक्स्ट बॉक्स रखा है, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम यूजुअली आपको विजुअल सी शार्प क्या रखता है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 एंड सो ऑन। तो आप स्ट्रिंग के लिए वैल्यू उठाओगे n इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। यानी कि जो आपने यहाँ पे अभी एरर देगा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अभी मैं फॉर्म पे काम नहीं कर रही। आप जब फॉर्म पे काम करेंगे तो आपने जो फॉर्म्स के नाम रखे होंगे एलिमेंट्स के, कंपोनेंट्स के, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 जो एक टेक्स्ट फील्ड है, जो टेक्स्ट इनपुट ले रहा है, उसका नाम लेट से टेक्स्ट बॉक्स 1 है। तो स्ट्रिंग आप क्या लोगे, n इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। और फिर इसी तरह cn क्या लोगे, इंटीजर इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी, कन्वर्ट डॉट टू int 32। और किस तरीके से, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड क्या उठाएगी, टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड टेक्स्ट में डाटा उठाएगी। और जब टेक्स्ट से वाली फील्ड आप स्ट्रिंग में पास करोगे वो तो पास हो जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग वाली फील्ड जब आप एक इंटीजर फील्ड में कन्वर्ट करोगे तो वो मसला करेगा। इसलिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 से टेक्स्ट उठाओ जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, उसको कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करके CN में स्टोर करो। तो ये 2 वे प्रोसेस आप यूज करोगे, दैट्स इट। यही काम आप अपने प्रोजेक्ट में कर रहे होगे। लेकिन उसमें ये काम इस तरीके से होगा ना, डेटा आप अगर स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में, तो डेटाबेस वाली लेयर सबसे एंड में आएगी, पहले ये वाली लेयर होगी। फॉर्म के बटन क्लिक करने पर इस तरीके का कोड होगा, जिसमें क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा और कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास हो रही होंगी, और वो कौन सी वैल्यूज पास हो रही होंगी, जो आप टेक्स्ट बॉक्स से ले रहे हैं। और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है पर्सन, इसके अंदर यहाँ पे फिर आप क्या लगाओगे, सारी फील्ड्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास के वेरिएबल्स में सेट करवाओगे, और फिर यहाँ पे आप अपने डेटाबेस की क्यूरी चलाओगे। क्लास मैंने आपको लेआउट बता दिया कि किस तरीके से काम करना है। ये वाली इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से। एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि क्या फ्लो होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, फॉर्म पे डाटा यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, वी आर एज्यूमिंग के फॉर्म पे जो हमारे पास फील्ड्स हैं उनका नाम हमने क्या रखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 एंड सो ऑन। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज उठाऊंगी और उसको अपने पास यहाँ जो वेरिएबल्स मैंने यूज किए उन वेरिएबल्स में सेट करवाऊंगी, और क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने पास करवा दिए। ये कौन सी, NCN, HEI, ये कौन सी फील्ड्स हैं, NCN, HEI, ये वो फील्ड्स हैं जो हम फॉर्म से इनपुट ले रहे हैं। यानी कि यूजर ने जो फॉर्म पे इनपुट दिया है उसको उठाकर इन वेरिएबल्स में स्टोर करेगा ये, और फिर इन वेरिएबल्स को पास कर देगा क्लास के कंस्ट्रक्टर में। अब पर्सन की क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कंस्ट्रक्टर में जाके ये सारी वैल्यूज जो पास हुई हैं, जो हमने आपने टेक्स्ट बॉक्स से उठाई हैं, वो सारी वैल्यूज यहाँ जाके क्लास के जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स हैं वहां पे स्टोर करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्यूरीज होंगी डेटाबेस की, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का जो भी नाम होना चाहिए, लेट्स से पर्सन, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज, फिर ये वाली वैल्यूज, नेम, CNIC एंड हाइट। यानी कि डेटाबेस में एंट्री होने के लिए आपको ऊप के थ्रू गुजरना पड़े, कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास हो और कंस्ट्रक्टर के थ्रू कोड हो। ऐसा ना हो कि फॉर्म के बटन क्लिक करने पर ये वैल्यू उठाएं आप और NCN और HEI को डायरेक्ट डेटाबेस में डाल दें, तो फिर ऊप तो बाईपास हो जाएगी ना। तो आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज उठानी है, और टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज उठा के पहले कंस्ट्रक्टर में पास करें, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस तरह क्लास के वेरिएबल्स में सेट हो, और फिर ये क्लास के वेरिएबल्स डेटाबेस में इंसर्ट करें। डेटाबेस की क्यूरी के लिए आप चाहें तो कोई मेथड बना दें यहाँ पे, या आप ये भी कर सकते हैं कि मेथड यहीं पे हो, पब्लिक वॉइड ऐड का एक मेथड हो, उसके अंदर नेम, CNIC और हाइट की आप वो चला दें, क्यूरी इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज नेम CNIC हाइट,
और इस मेथड को, void अपडेट के मेथड को आप कहाँ से कॉल करें, जब आपने ये वैल्यूज पास कर दी p2 डॉट एड। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली डेटाबेस की तो अलग बनेगी ना क्लासेस, जिसमें डाटा स्टोर होगा, लेकिन वो इस सीक्वेंस से होना चाहिए जो फ्लो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आज के वीडियो प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी देख लिया, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी देख लिया। अब हमारा एक कंस्ट्रक्टर रह गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाउ लेट अज्यूम कि जो ये वाला एक और मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की भी सेम यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्जेक्ट अलग है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं एक नाम का एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है मेमोरी में। तो मैं क्या करूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, पी अभी मैं ये वाला हटा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, एक मेरे पास मेथड ये है कि मैंने एक रेफरेंस बनाया पर्सन p2, वैल्यूज नहीं दी, और मैंने कहा p2 इज इक्वल टू p1, यानी कि p2 भी वही वैल्यूज दे जो p1 की है, और मैं प्रिंट करवा दूं p2 डॉट प्रिंट ऑल। तो वही जो p1 वाली जो वैल्यू है वही लोकेट हो जाएगी p2 को। तो एक तो ये मेथड है मेरे पास। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। लेकिन देखें इस वाले में जब p2 का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। हमने क्या किया, इनडायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर दी। देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक ही दफा कॉल हुआ है इसके लिए। और फिर अब नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा से ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवाया, मैंने सिंपल क्या किया, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर दी। एक मेथड ये है मेरे पास, एक मेथड ये है मेरे पास कि मैं पर्सन p2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और उसमें यही वैल्यूज दोबारा से डाल दूं, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। यही वैल्यूज जो है मेरे पास, ये दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ, यही वैल्यूज मैं दोबारा डाल दूं। एक मेथड ये है कि मैं पर्सन p2 का रेफरेंस बनाऊं और p2 की वैल्यू वही कर दूं जो p1 की है, और p2 को प्रिंट करवा दूं। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसमें सेम वही वैल्यूज दे दूं, बट ये क्या है, मेरे पास कोड रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेंस ऑफ कोड को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिपीटेंस ऑफ कोड को रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर। और कॉपी कंस्ट्रक्टर मेरे पास कैसे बनेगा, इस क्लास में जाके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम पब्लिक पर्सन, और इसमें मैं क्या दे दूं कि ये कंस्ट्रक्टर क्या इनपुट लेगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा। और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा, पर्सन का, लेट्स से PER कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहीं पे मैं क्या करवा देती हूँ, नेम इज इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसका नेम, CNIC क्या कर दो, नए ऑब्जेक्ट की वो कर दो जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसी की CNIC, यानी कि सेम कॉपी बना दो। और जो मेरे पास हाइट है उसको क्या कर दो, हाइट को कर दो जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसी की हाइट की वैल्यू सेट कर दो। ठीक है, अब क्या होगा कि मुझे जब ये सेम ऑब्जेक्ट यही चीज कॉपी करवानी है, तो मैं यही कंटेंट्स कॉपी करवाने के बजाय मैं क्या पास कर दूंगी, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी। और वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो मैंने कॉपी करवाना है, विच इज p1। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगी, p1। तो अब फौरन आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपका कंपाइलर देखेगा कि क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है, क्योंकि p1 इज अ ऑब्जेक्ट। पहले हमने देखा था प्री डिफाइंड वैल्यूज हम इनपुट दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर। नाउ वी कैन सेंड रेफरेंस वैल्यूज एज वेल। रेफरेंस मींस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरे ऑब्जेक्ट को ही कंस्ट्रक्टर में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो ये p1 को उठाएगा, p1 की सारी चीजें, ये सारी p1 के कंटेंट, यानी कि मेमोरी में जहाँ p1 स्टोर है, p1 पूरे के पूरे को उठा लेगा।
उसमें नेम भी है, CNIC भी है, हाइट भी है। और इस पूरे के पूरे P1 को कहाँ पास कर देगा, पर्सन के कंस्ट्रक्टर में जो ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है यहाँ पर। और वो P1 के सारे कंटेंट कहाँ कॉपी हो जाएंगे, PER में। यानी कि नेम क्या हो जाएगा, P1 का जो नेम है वो PER के रिस्पेक्ट से यानी कि लोकल वेरिएबल में स्टोर होगा। और हम क्या कह रहे हैं कि जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है वो नया ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो मैं नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ विच इज P2। ठीक है, P2 नया ऑब्जेक्ट है और P1 वो ऑब्जेक्ट है जिसके कंटेंट्स को उठा के P2 के ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। तो ये कैसे कॉपी करेगा, P2 का नाम क्या कर दो, जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसका जो नाम है, वहां पे क्या नाम था, अली। अली कहाँ पास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 के नाम पे। CNIC क्या करो, ऑब्जेक्ट 2 का इज इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हुआ है उसका CNIC। तो उसका CNIC 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा, जो नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं P2 का CNIC। इसी तरह हाइट क्या, ये मेमोरी में जाके स्टोर कर रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है P2 के लिए नेम क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पास हुआ है उसका नेम विच वॉज अली। P2 के लिए CNIC क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसका नेम 1 2 3 4 5। और हाइट जो है उसकी क्या है 5.6, जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया उसकी वैल्यू। और फिर जाके हमने ये यहाँ से एंड हो गई स्टेटमेंट, दोबारा कहाँ चला जाएगा, जहां से ये कॉल हुआ था, जैसे हम मेथड को कॉल करते हैं। और फिर यहाँ आके ये P2 डॉट प्रिंट ऑल करेगा, तो नेम, CNIC और हाइट प्रिंट हो जाएगी ऑब्जेक्ट 2 के लिए। तो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, अली 1 2 3 4 5। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। आप अगर चाह रहे हैं कि ये भी शो हो हमारे पास कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो यहाँ पे भी आप एक कंसोल डॉट राइटलाइन की स्टेटमेंट डाल दें। कॉपीड कंस्ट्रक्टर कॉल, तो रन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपीड तीनों कंस्ट्रक्टर को डिटेल में इम्प्लीमेंट करके देख लिया। अगर यूजर इनपुट करना है तो यूजर इनपुट करके पास कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग n कर दो, इंट c कर दो एंड फ्लोट h कर दो। ठीक है, कंसोल डॉट राइटलाइन की स्टेटमेंट दे दो। कंसोल डॉट राइटलाइन में हम कह देते हैं, एक ही स्टेटमेंट में दे रही हूँ, आप अलग अलग स्टेटमेंट डाल दीजिएगा। मैं एंटर नेम, CNIC के लिए एक ही स्टेटमेंट दे रही हूँ और हाइट के लिए भी। ठीक है, और फिर मैं कह रही हूँ n इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। फिर मेरे पास C है, C जो है वो स्ट्रिंग इंटीजर इनपुट है, तो पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और इसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। और फिर मेरे पास h है, h क्या है, फ्लोट है। तो फ्लोट के लिए हम क्या यूज करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। ठीक है, ये तीनों इनपुट्स लेगा और इन तीनों इनपुट्स को हम 1 बाय 1 यहाँ पास कर देंगे। कैसे, n कॉमा c कॉमा h, और यहाँ से भी हमारे पास h हो जाएगा। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। यूजर से इनपुट मांगेगा, पहला इनपुट नेम है, तो नेम में मैं इसको दे देती हूँ, क्या नेम बता दें, कोई नाम आप।
चलो अली कमाल ही दे देते हैं। ठीक है, फिर ये मुझसे क्या पूछ रहा है, CNIC। मैंने रैंडम कोई भी CNIC दे दिया 56123, और फिर ये हाइट पूछ रहा है तो मैंने रैंडम हाइट दे दी 6.1। ठीक है, यही इसने ऑब्जेक्ट बनाया P1, और फिर यही ऑब्जेक्ट पास कर दिया जब हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया था P2 का। तो यही इसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉपी कंस्ट्रक्टर करके जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है P2 उसके लिए भी वही ऑब्जेक्ट P1 वाले कंटेंट्स को कॉपी कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? जी क्लास, तीनों कंस्ट्रक्टर्स बिल्कुल आई गए। अगर अब तो क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। एग्जैक्टली कि अगर दो ऑब्जेक्ट के कंटेंट सेम है तो उसको इंफॉर्मेशन को रिपीट करने के बजाय आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेंड कर दें। अच्छा जी, लास्ट टाइप कंस्ट्रक्टर की थी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूजुअली हम इसलिए बनाते हैं कि उस जिस कंस्ट्रक्टर को मैं प्राइवेट कर रही हूँ उसका उसी क्लास के अंदर से तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट आउटसाइड द क्लास उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो जब कोई चीज प्राइवेट हो जाती है तो उसकी लिमिटेशन क्या होती है कि वो विद इन अ क्लास ही एक्सेस हो सकता है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देती हूँ तो उसका ऑब्जेक्ट मैं उसी क्लास के अंदर बना सकती हूँ, आउटसाइड द क्लास में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट देना जरूरी था कि अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, मीन्स कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते क्लास में, तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, पैरामीटराइज भी बनाया है, और भी कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, और मेन मेथड से आप डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर रहे हैं और पैरामीटराइज वाला भी कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपने क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है लाइक दिस, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, और आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे एरर देगा। मतलब अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से कंपाइलर नहीं बनाएगा अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाया। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि फिर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली चीज को ना यूज करें, यानी कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ही बन सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट कर सकें, तो फिर आपके लिए मैंडेटरी है कि जहां अगर आपने क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है और आप चाह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें, तो इट्स मैंडेटरी कि आप क्या करो कि आप ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर भी एक्सप्लिसिटली जाके क्रिएट कर लो। तो कई दफा ऐसा होगा कि अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना भूल गए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने जल्दी में, और फिर आपने मेन से डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहें कि वो तो एक्सप्लिसिट कंपाइलर बना लेगा और आपका एरर दे रहा हो, तो फिर आपको वहां पे समझ नहीं आ रहा होगा कि एरर क्या है। इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या कहा है, लेकिन अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए गौर से सुन लें। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, ना तो डिफॉल्ट, ना पैरामीटराइज, ना कॉपी, कोई कंस्ट्रक्टर आपने एक्सप्लिसिटली बनाया ही नहीं है, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आप इस तरीके से जब कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, और कंपाइलर हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। पैरामीटराइज और कॉपी आपको जाके बनाने पड़ेंगे। सो अगर आपने अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और आप मेन मेथड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। ये मैंने आपको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया है, ठीक है। लेकिन इन केस कि अगर आपने अपनी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली नहीं बनाया,
ठीक है, मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा दिया, सिर्फ पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो कोड में कोई एरर नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आप चाह रहे हैं कि यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपका कंपाइलर खुद से जो है वो इम्प्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करवाएं, जो आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट बनाया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू या कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही वैल्यूज आप पास करवाएं, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकें, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ऑब्जेक्ट बना सकें, तो इट्स मैंडेटरी कि आपको क्लास में जाके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें जाके बनाना पड़ेगा इस केस में। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन मैं आपको चैट पे सेंड कर देती हूँ, और मैं यहाँ पे आप चाहें तो नोट भी कर लें। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैन बी डिफाइन एज, लिखना चाहें तो लिख लें, कैन बी डिफाइन एज कंस्ट्रक्टर हैविंग, कंस्ट्रक्टर तो वैसे ही सेम नेम के होते हैं जितने भी आप बनाएं, कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट विथ different parameter list. Constructor overloading can be defined as constructors having same name but with different parameter list. ठीक है, constructor overloading can be defined as constructors having same name but with different parameter list, यानी कि एक क्लास में हम सेम नेम के कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं जितने दिल चाहे, लेकिन उन सब की क्या डिफरेंस होने चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि ये एक मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, एक इंटीजर और एक फ्लोट। तो मैं इस नाम का एक और कंस्ट्रक्टर बिल्कुल बना सकती हूँ, लेकिन पैरामीटर सेम नहीं हो सकते, जैसे कि स्ट्रिंग और सी और एच। तो अब वहां से जब मैं तीन वैल्यूज पास करूंगी, स्ट्रिंग, इंट एंड फ्लोट, तो मेरा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। इसलिए पैटर्न कभी भी सेम नहीं होगा पैरामीटर्स का। ये हो सकता है कि मैं स्ट्रिंग एस और इंट सी कर दूं, एक सीक्वेंस ये हो गई। एक सीक्वेंस हम बना दें, अब ये देखें सी और एस और सी, स्ट्रिंग और इंट अब रिपीट नहीं हो सकता, तो अब मैं क्या बना दूं, इसकी मैं कर दूं फ्लोट एच, एक ये पैटर्न बना दूं। एक और पैटर्न क्या हो सकता है कि मैं फ्लोट एच और इंट सी बना दूं। एक और क्या पैटर्न हो सकता है, इंटीजर और फ्लोट, लेकिन आगे पीछे कर दूं, सीक्वेंस आगे पीछे कर दूं, क्योंकि जब पहले इंटीजर पास होगा और बाद में फ्लोट, तो फौरन से कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं पहले फ्लोट वैल्यू दे रही हूँ और इंटीजर वैल्यू बाद में दे रही हूँ, तो कंपाइलर को पहले से पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो सेम नेम के पैरामीटर्स कॉल हो सकते हैं बट उनकी सीक्वेंस डिफरेंट हो। लेकिन अब फ्लोट और इंटीजर में अब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, यही है दोनों में कि पहले फ्लोट और इंटीजर बाद में, इंटीजर पहले और फ्लोट बाद में। इसके अलावा इस कॉम्बिनेशन के और पैटर्न पॉसिबल नहीं है। फिर ये होगा कि मुझे जाके एक और आर्गुमेंट बढ़ाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, इंट सी है, फ्लोट एच कर दूं और स्ट्रिंग सी कर दूं। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन कहीं यूज तो नहीं हुआ, सॉरी, ये हो जाएगा स्ट्रिंग एस, सेम नेम है, ठीक है। फिर यही सीक्वेंस दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम फ्लोट और स्ट्रिंग को आगे पीछे कर दें, स्ट्रिंग पहले ले आऊं एस और दूसरा स्ट्रिंग कर दूं, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि इंट स्ट्रिंग और फ्लोट कर दूं, मतलब कोई भी हम आगे पीछे सीक्वेंस कर सकते हैं, बट एक दफा जो आपने सीक्वेंस यूज कर दी, इट शुड नॉट बी रिपीट। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं।
ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जिसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेकिन हर पैरामीटर की या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है या डाटा टाइप डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स दो इनपुट ले रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला एक स्ट्रिंग और इंटीजर ले रहा है, सेकंड एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट ले रहा है, और थर्ड वाला भी दो ही इनपुट दे रहा है, लेकिन एक फ्लोट और एक इंटीजर ले रहा है। तो ये सारे क्या है, या तो डाटा टाइप डिफरेंट हो या नंबर डिफरेंट हो। सो दैट इज ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहे हैं हमारे पास, जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, ठीक है, पर्सन p3 कर देती हूँ इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, न्यू पर्सन, अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। मैं वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रही हूँ जो एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट ले, तो मैं इसको क्या पास कर दूंगी, एक स्ट्रिंग कुछ भी रैंडम सी और एक फ्लोट वैल्यू। देखें ये मुझे सारे बता रहा है पॉसिबिलिटी, कि आपके पास यही पॉसिबिलिटीज है कि ये कंस्ट्रक्टर या तो एक ऑब्जेक्ट इनपुट ले, या एक फ्लोट और इंटीजर इनपुट ले, या एक इंटीजर और फ्लोट। मतलब ये सारे क्या है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। ओवरलोडेड का मतलब एक ही नाम है बट उसमें डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट है। अब मैं अगर इसमें से कौन सा कह रही थी कि मैं स्ट्रिंग और फ्लोट वाला कर देती हूँ, तो मैंने इसको 15.5, तो ये कौन सा वाला कॉल करेगा, ये स्ट्रिंग वाला। फ्लोट है तो f, ठीक है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर, अब ये क्या करेगा, कंपाइलर को रन होने से पहले ही पता है, कंपाइल टाइम पे ही पता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मींस एक क्लास के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर पर हर किसी की पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो। अगर यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी हारिस जफर क्लियर है। नहीं नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू दे रहे हैं तो वो फॉर्म का अपना वो है, वो फिर आपने, अगर आपके पास क्लास में डाटा टाइप कंस्ट्रक्टर की फ्लोट है, तो फिर आप वहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन का एक मैकेनिज्म लगाएंगे। वहाँ पे यूजर को एफ लगाने की जरूरत नहीं है, जब वो टेक्स्ट फील्ड में पॉइंट में अगर आंसर दे देगा तो पॉइंट वाली फील्ड वैसे ही जो है वो फ्लोट कंसीडर होती है। तो अगर यूजर ने फॉर्म पे पॉइंट वाली वैल्यू दी, लेट से यूजर ने किया 3.14, पाई की वैल्यू डाली 3.14 और एफ नहीं लगाया, तो वो टेक्स्ट फील्ड उसको क्या उठाएगी, एज अ स्ट्रिंग। अब इट्स अप टू यू कि आप उसको इंटीजर में ट्रांसफॉर्म करो, आप उसको फ्लोट में करो, या उसको स्ट्रिंग ही रहने दो। तो आप उसको क्या करोगे, अगर फ्लोट में आपको क्लास में वेरिएबल की डाटा टाइप फ्लोट है, तो आप उसको करोगे कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, और ब्रैकेट में टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स टू से टेक्स्ट उठाओ और उसको कन्वर्ट करो सिंगल में, यानी कि फ्लोट में, और फिर फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करो। आई गेस ऊप जो है वो पीएफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है। अगर इंटरेस्ट है तो सर दर्द नहीं होना चाहिए, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे पास कंस्ट्रक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्टर होते क्या है, डिफरेंस कैसे होते हैं मेथड से, कंस्ट्रक्टर को यूज करने का सिंटेक्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर जिसमें डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपीड एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमने बहुत डिटेल में इंप्लीमेंट करके देखा है।
ठीक है, और अभी लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। अब ये ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, यही चीज जब हम मेथड ओवरलोडिंग करेंगे तो उसमें भी हम यही चीज डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें अपनी चैट पे। कोड तो बेटा मैं सेंड नहीं करती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर रख दूंगी, उसमें कोड अवेलेबल होगा, खुद टाइप करो, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मैं दे दूंगी, कॉपी पेस्ट करोगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। कोड तो मैं सेंड करती ही नहीं हूँ। कैफे मैनेजमेंट सिस्टम हुजैफा के ग्रुप में किया है शायद। हुजैफा, प्रकाश एंड उसामा, आप लोग ही है ना? प्रकाश। हाँ जी, आपका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया अप्रूव सर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में अभी भी जो है वो है कंफ्यूजन। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वो मुनीब लोग बना रहे हैं शायद, डाओ का कोई सर्वर बना रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों का हमें कैफे मैनेजमेंट अप्रूव कर रही हूँ। अप्रूव हो गया। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हो गया है। अच्छा, मल्टी बेस्ड कैलकुलेटर जो है आपका लोन कैलकुलेटर, इसमें क्या काम हो रहा होगा, ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? या मीटिंग एंड होने वाली है, ब्रेक के बाद कर लेते हैं। तो ये जो जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं हुए, ठीक है क्लास, जिसके प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुए वो अपने आइडियाज ब्रेक के बाद वाले सेशन में डिस्कस कर लें। हाँ जी, डेयरी फूड में आज जब आप लोगों ने शायद डेट ज्वाइन किया, मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आपका स्कोप क्या है, क्या बना रहे हो। सो ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हर ग्रुप का एक मेंबर जिनके अप्रूव नहीं हुए वो अपना अपना आइडिया थोड़ा सा मुझे प्रेजेंट कर दे। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। 2:53 हो रहे हैं मेरे पास। आफ्टर 20 मिनट्स ब्रेक 2:15 पे हम दोबारा कंटिन्यू 3:15 पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे लास्ट सेशन। ठीक है, 3:15 पे स्टार्ट करेंगे क्लास। और जिनके प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुए वो प्रोजेक्ट जो है वो ब्रेक के बाद वाले सेशन में डिस्कस कर लें।